कि अगर होमी भाभा 1966 में एयर क्रैश नहीं हुआ होता तो शायद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 1966 में एक क्रैश हुआ, इतने साल तक उन्होंने प्रयास नहीं किया, जानबूझकर एसेंशियली इन्होंने इसको सप्रेस कर दिया। जिस चीज़ पे हम इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं, थोरियम, जिस पे होमी भाभा ने 100 साल का प्लान रख दिया, वो थोरियम बीचेस में सैंड पे खुला पड़ा है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एक कंसेप्ट होता है डबलिंग टाइम का, कि आपके पास इतना फ्यूल है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, तो कितने समय में वो फ्यूल को डबल कर सकता है, उसको कहते हैं डबलिंग टाइम। अगर जितना फ्यूल एक थोरियम रिएक्टर के अंदर जाता है उससे ज़्यादा अगर बाहर आता है तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सिर्फ 400 साल की एनर्जी है। जो स्टेज 2 का रिएक्टर है वो है लिक्विड सोडियम कूल्ड रिएक्टर, तो दैट इज स्टेज 2, और स्टेज 3 इज एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। एक कमाल की चीज़ मैंने पढ़ी कि उन 400 साल के आगे की भी प्लानिंग हो रही है जो कि इसरो कर रहा है। जो अभी चावड़ा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वापस से हमारे पॉडकास्ट में। 2 ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स हमने करे एंड थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस अगेन। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी बैक ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज सर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ थोरियम। क्यों हम इस समय थोरियम इतना ज़रूरी है, थोरियम में क्या रीसेंट डिस्कवरीज हुई हैं, हीलियम 3 कैसे रेलेवेंट है इंडिया के लिए, और अभी रीसेंट जियोपॉलिटिक्स में हमने देखा कि ऑयल पे जो डिपेंडेंस है वो इंडिया को किस तरह से क्रिपल कर सकती है एट टाइम्स। तो कैसे हम अपना फ्यूचर बिल्ड आउट कर रहे हैं, थोरियम कैसे इंडिया की डेस्टिनी चेंज कर सकता है और कैसे इंडिया को ग्लोबल कंट्रोल दे सकता है। जी, तो सर सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि जो होमी भाभा का 3 स्टेज विजन था जो उन्होंने आज से 50 साल पहले ले डाउन कर दिया था, सच अ विजनरी ही वाज, वो क्या था 3 स्टेज विजन? जी, ये होमी भाभा ने जो 3 स्टेज प्रोग्राम जब उन्होंने अनवील किया था, आई थिंक ये 1954 की बात है। ठीक है, उस समय भारत को लगभग कुछ ही साल पहले इंडिपेंडेंस मिला था, आज़ादी मिली थी, और भारत एक बहुत ही गरीब देश था उस समय। आज भी इतना अमीर नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ही गरीब देश था, पूरा टूटा फूटा देश था, और हम हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे, दूसरे देशों के ऊपर। और भारत का सबसे बड़ा जो एक अकीलीज़ हील है वो एनर्जी है। हमें अगर डेवलप होना है, हमें अगर इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, अगर हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है उसके लिए एनर्जी चाहिए, हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इट ऑल्सो मीन्स ऑयल, गैस, ये सब चीज़ें। तो ऑयल और गैस का जो सेक्टर है वो अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको जनरेट करनी है लॉन्ग टर्म में, ओके, अश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी आपको अगर चाहिए, तो उसके लिए भारत के पास क्या रिसोर्सेज है उसको देखकर उन्होंने ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था। न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स से बनती है, और उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको एक फिसाइल मटेरियल चाहिए। जनरली दूसरे देश यूरेनियम का उपयोग करते हैं, और यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप्स आते हैं। यूरेनियम 233 है, यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 238 है, एंड सो ऑन, जिसमें यूरेनियम 235 फिसाइल आइसोटोप है, बाकी फर्टाइल आइसोटोप्स है। क्या फ़र्क होता है इनमें? तो फिसाइल आइसोटोप्स में क्या होता है कि उसमें चेन रिएक्शन होता है। अगर आपने न्यूट्रॉन मारा उस आइसोटोप के न्यूक्लियस के ऊपर तो वो टूटता है, और उसके टूटने से बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम हार्नेस कर सकते हैं टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। तो और उसके अलग दूसरे भी उपयोग है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वेपन्स, उसमें भी यही रिएक्शन का उपयोग होता है, लेकिन उसमें अनकंट्रोल होता है। तो भारत के पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बहुत कम यूरेनियम के रिसोर्सेज है, रिजर्व्स है भारत के अंदर। लगभग विश्व के शायद 1 या 2% ही यूरेनियम के रिजर्व्स भारत के पास होंगे। लेकिन एक दूसरा आइसोटोप है, एक दूसरा एलिमेंट है जिसको कहते हैं थोरियम। थोरियम 232, उसका एटॉमिक नंबर है 232। तो ये हमारे पास बहुत है, लगभग पूरे विश्व का 25 से 30% थोरियम भारत के टेरिटरी के अंदर उपलब्ध है। तो अगर हमारे पास यूरेनियम नहीं है तो हमको थोरियम का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो देश है जो कंट्रोल करते हैं सारा सप्लाई, वो हमें यूरेनियम तो देंगे नहीं। तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा कि इवेंचुअली हम थोरियम को लेवरेज कर सके। लेकिन थोरियम को लेवरेज अगर आपको करना है तो आपको 3 स्टेज में आपका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसी को देखकर होमी भाभा ने 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया था, और ये लगभग 100 साल का प्रोग्राम है।
ओके ये कुछ 10-20 साल की चीज़ नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. अगर आपने ओलंपिक्स देखा होगा, उसमें रिले रेस होता है. ओके 100 मीटर्स बाय 4. तो आपके जो शुरू करता है दौड़ने का, उसके हाथ में बेटन होता है. वो 100 मीटर दौड़ता है, फिर वो बेटन पास करता है अपने टीममेट को, फिर वो कंटिन्यू करता है एंड सो ऑन. जनरली चार लोग होते हैं उसमें. तो हमारा जो प्रोग्राम है वो तीन फेज में है. तो फर्स्ट स्टेज क्या है कि हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम की कमी है. एनरिच्ड यूरेनियम, देखिए अगर आप नेचुरली अकरिंग यूरेनियम को देखेंगे तो उसमें जैसे मैंने कहा 3-4 आइसोटोप होते हैं. यूरेनियम 99 से ज़्यादा प्रतिशत यूरेनियम 238 होता है, जो काम का नहीं है हमारे लिए. मतलब काम का भी हो सकता है, लेकिन इतना उसमें वो फिसाइल आइसोटोप नहीं है. यूरेनियम 235 इज़ द फिसाइल आइसोटोप, और उसको अगर आपने उसकी मात्रा बढ़ाई तो उसको हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम. अगर आपको वेपन्स ग्रेड यूरेनियम चाहिए तो इट हैज़ टू बी 90% और मोर यूरेनियम 235. लेकिन यूरेनियम 235 इज लेस देन 1% ऑफ नेचुरली अकरिंग यूरेनियम. तो हमारे पास नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है, तो उसका हम उपयोग करेंगे इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम. उसको हम एज द न्यूक्लियर फ्यूल बनाकर उपयोग करेंगे, और उसको हम उपयोग करेंगे इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. ओके, तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स इज द फर्स्ट स्टेज हमारे 3 स्टेज प्रोग्राम का. तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या करता है, वो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम को एज द फ्यूल उपयोग करता है, और उसका एक बाई प्रोडक्ट होता है प्लूटोनियम 239. ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिसाइल आइसोटोप है, फिसाइल एलिमेंट है, जो नेचुरली अकरिंग नहीं है दुनिया में. और प्लूटोनियम से भी हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ न्यूक्लियर फ्यूल ऑल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो बिकॉज वी डोंट हैव हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, वी विल यूज नेचुरली अकरिंग यूरेनियम इन द फर्स्ट स्टेज. और फर्स्ट स्टेज का आउटपुट होगा, बाय प्रोडक्ट होगा मोर प्लूटोनियम. तो प्लूटोनियम हम बनाएंगे यूजिंग दी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. उसके बाद सेकेंड स्टेज आता है विच इज़ द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, जिसमें हमने अब फाइनली इसके अंदर एंट्री किया है. तो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है कि प्लूटोनियम को हम लेते हैं, और और उसके साथ हम एक ब्लैंकेट लगाते हैं ये रिएक्टर के अंदर. द ब्लैंकेट कैन बी यूरेनियम 238, इट कैन ऑल्सो बी थोरियम. ओके, और उस रिएक्शन से और फ्यूल उत्पन्न होता है. तो सेकेंड स्टेज में क्या है कि आपका जो जनरली क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर आप किसी फ्यूल को यूज़ करते हैं तो वो फ्यूल खत्म हो जाता है. लेकिन ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इट विल प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन इट बर्न्स. ओके, यानी कि अगर 10 लीटर पेट्रोल जल रहा है सिंपल भाषा में, तो उससे जो एनर्जी बन रही है उससे 12 लीटर पेट्रोल बन जाएगा. बेसिकली यही बात है. हाँ, ये है. तो सेकेंड स्टेज ऐसा स्टेज है कि इट्स अ वेरी स्पेशल स्टेज, जिसमें हम एक्स्ट्रा फ्यूल बना रहे हैं वाइल बर्निंग द एक्चुअल फ्यूल दैट वी हैव. तो उसमें प्लूटोनियम लगता है, उसका बाय प्रोडक्ट है मोर प्लूटोनियम एंड ऑल्सो यूरेनियम 233. ओके, और फिर थर्ड स्टेज में हम यूरेनियम और थोरियम का मिक्सचर लेकर अनलिमिटेड एनर्जी बना सकते हैं. तो आपको अगर थर्ड स्टेज तक पहुंचना है, जहाँ पे आप अपने थोरियम को पूरी तरह से लेवरेज कर सको, तो आपको पहले 30, 40, 50, 60, 70 साल स्टेज 1 को चलाना पड़ेगा, ताकि आपके पास प्लूटोनियम के काफ़ी स्टॉक्स बन जाए. ओके, उन स्टॉक्स को लेकर आप सेकेंड स्टेज चलाओगे, जिसमें और भी प्लूटोनियम बनेगा और नया प्रोडक्ट बनेगा यूरेनियम 233. और फिर आपके पास जब प्रॉपर क्वांटिटी में वो सब होगा, तब आप थर्ड स्टेज कर पाओगे. तो ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है. तो होमी भाभा का विजन ये था, इट इज़ अ विजन दैट आउटलास्टेड हिज लाइफ. ऑब्वियसली वो जानते थे कि उनके जीवन काल में ये सब होगा नहीं, लेकिन उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया भारत के लिए टू बिकम कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी. ओके, तो भारत के पास सबसे बड़ा क्या है, फायदा है क्या है कि हमारे पास इतना सारा थोरियम है. तो हमें इवेंचुअली उस स्टेज तक पहुंचना है कि हम थोरियम को लेवरेज कर सके. तो इसके लिए इतना लंबा बहुत बड़ा प्लान है. तो हमें लगभग 70 साल लगे टू रीच स्टेज 2. अभी स्टेज 2 में कितना समय लगेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो दैट्स द प्लान. सो अगर मैं इसको समराइज करूँ इजी जो लेमैन भाषा में, तो यूरेनियम जैसे आपने बताया, यूरेनियम 235 और 233 दो इसके की वो हैं, जिसमें से 238
जिसमें से 238 जो है वो इतना काम का नहीं है, इतना काम का नहीं है। मेनली 235 जो है वो काम का है, और जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है उसमें 0.7% ही 235 होता है जी। 99.3% 238 होता है, और थोड़ा सा 233 होता है, बहुत कम 233। ओके, लेकिन 238 को अगर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डाल पाएं तो उससे हम प्लूटोनियम 239 बना सकते हैं, जो काम का है, जो कि हमें बहुत टाइम तक इकट्ठा करना पड़ेगा। और यूरेनियम 239 को अगर हम फिसाइल फ्यूल की तरह यूज कर पाएं तो हम इवेंचुअली वो रिएक्शन कर सकते हैं जिससे जितनी एनर्जी अंदर जा रही है रिएक्टर के, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, उससे ज्यादा फ्यूल बन रहा है। हाँ, जिसको आप वापस से जो है सोर्स में डाल सकते हो ताकि और ज्यादा फ्यूल बनता रहे। तो क्या होता है सेकंड स्टेज में कि आपका जो रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसका एक कोर होता है, हाँ, और उसके आजू बाजू एक ब्लैंकेट होता है। कोर में एक्चुअल रिएक्शन चल रहा है, उसमें से बहुत सारे न्यूट्रॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ, ओके, फास्ट न्यूट्रॉन्स। और ये जो सेकंड स्टेज का रिएक्टर है, इट इज कूल्ड बाय लिक्विड सोडियम, उसमें हेवी वाटर नहीं है, तो न्यूट्रॉन्स रिमेन फास्ट। तो उन न्यूट्रॉन्स को अगर आप वेस्ट करोगे तो कुछ काम का नहीं है, तो उसके आजू बाजू आप एक ब्लैंकेट बनाओगे जिसमें पहले इनिशियली यूरेनियम 238 रखेंगे हम, तो ये न्यूट्रॉन्स उस यूरेनियम को मारेंगे, हाँ, और उसको प्लूटोनियम बना देंगे। ओके, तो यूरेनियम 238 बिकम्स प्लूटोनियम 239 बाय अब्सॉर्बिंग वन न्यूट्रॉन, बाय एक्वायरिंग वन न्यूट्रॉन। और इस प्रोसेस को लंबा चलाएंगे हम तो और ज़्यादा प्लूटोनियम बनता रहेगा। जब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में प्लूटोनियम बन जाए तो हम ब्लैंकेट को चेंज कर देंगे, उसमें हम थोरियम डाल देंगे इंस्टेड ऑफ यूरेनियम 238। और थोरियम को अगर हम न्यूट्रॉन्स मारेंगे तो उससे यूरेनियम 233 बनेगा। हाँ। और यूरेनियम 233 इज द कोर कंपोनेंट ऑफ द थर्ड स्टेज, जिसको हम मिक्स करेंगे विथ मोर थोरियम टू कीप प्रोड्यूसिंग अनलिमिटेड एनर्जी। ये सिचुएशन है, वाओ, ये प्लान है। और कलपक्कम में अब जो रिसेंटली हुआ है उसमें स्टेज 2 एक्वायर हुआ है, क्या हुआ है कलपक्कम में एग्जैक्टली? जी, तो पहली बात तो ये है कि कितने साल तक ये चल रहा था कि कब बनेगा सेकंड स्टेज रिएक्टर, अभी होने वाला है, लेकिन बहुत डिलेज हुए, विच इज़ नेचुरल, ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो कलपक्कम में क्या हुआ है कि हमने फर्स्ट टाइम एवर हमने एक सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर रिएक्शन एस्टैब्लिश किया है उस रिएक्टर के अंदर, और अब कुछ महीनों में इट विल बिकम अ कमर्शियली वायबल रिएक्टर। तो अभी न्यूक्लियर रिएक्शन स्थापित हो गया है इसके अंदर, ओके, विथ प्लूटोनियम एंड इसमें इवेंचुअली ब्लैंकेट डालेंगे एंड ऑल। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हिस्टोरिक चीज़ है? दुनिया में सिर्फ एक और देश है जिसके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कमर्शियली एक्टिव है, वो है रशिया। यूएस ने बहुत प्रयत्न किया, उन्होंने अबैंडन कर दिया, हो ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी और हमारे पास बहुत सारे यूरेनियम है ऑलरेडी, हाँ, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने इसको परस्यू नहीं किया। रशिया ने इसको ऑपरेशनलाइज किया है, उनके पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स है। और चाइना ने भी एक दूसरे प्रकार का रिएक्टर बनाया है, उनके पास एक रिएक्टर चाइना के पास जिसको कहते हैं मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर, ओके। तो चाइना ने भी किया है, और इंडिया बिकम्स द थर्ड कंट्री टू एक्चुअली यूज दिस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जो कलपक्कम वाला जो रिएक्टर है वो 500 मेगावाट का रिएक्टर है। चाइना का जो मोल्टन सोल्ट रिएक्टर है वो 2 मेगावाट का है, ओके, और वो 2 मेगावाट हीट है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हमारा जो रिएक्टर है कलपक्कम वाला वो 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है, विच मीन्स 1250 मेगावाट हीट। सो इट इज़ अ मच मोर मैसिव रिएक्टर देन व्हाट चाइना इज डूइंग। तो ऐसा है कि जो थोरियम का जो टेक्नोलॉजी है वो एक माउंटेन नहीं है, वो पूरा माउंटेन रेंज है। हमने एक पीक को क्लाइम करने का काम किया है, चाइना इज ट्राइंग टू क्लाइम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पीक। तो उनका जो टेक्नोलॉजी है मोल्टन सोल्ट रिएक्टर वाला वो दूसरा है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम व्हाट वी हैव। तो भारत ने फाइनली ये माइलस्टोन अचीव किया है, और अभी और भी बनने वाले हैं ऐसे रिएक्टर्स। तो अभी ये जो रिएक्टर हमने शुरू किया है ये प्रोटोटाइप है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। उसको हम चलाएंगे, हम देखेंगे कैसे चलता है ये, उसमें कौन से पैरामीटर्स ट्वीक करने पड़ेंगे, फिर कुछ सालों में हमें समझेगा कि भाई ठीक है इस तरह से चलाना चाहिए। फिर उन लर्निंग्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे दूसरे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में। तो पहले 1-2 प्रोटोटाइप्स होंगे, उसके बाद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, डेकेड्स परहैप्स, हम बहुत सारे और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाएंगे। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एक कंसेप्ट होता है डबलिंग टाइम का, कि आपके पास इतना फ्यूल है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, कितना समय लगेगा टू प्रोड्यूस, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और फ्यूल बनाते हैं, तो कितने समय में वो फ्यूल को डबल कर सकता है, उसको कहते हैं डबलिंग टाइम।
तो इस समय जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ अ डबलिंग टाइम ऑफ बिटवीन 17 to 22 ईयर्स। तो एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को चलाएंगे हम 22 साल, लगभग 20 साल, तो जितना ओरिजिनल फ्यूल था उतना नया बनेगा। हाँ, ओके, फिर उसको लेकर आप एक नया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना सकते हो, अनलेस यू हैव सम मोर फ्यूल सेटिंग अराउंड। तो ये बहुत लंबा होराइजन वाला प्रोजेक्ट है, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपके पास बहुत बड़ा फ्लीट होना चाहिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स का टू रीच स्टेज 3। इसका एसेंशियली परिणाम ये है कि टू रीच स्टेज 3 विल टेक एटलीस्ट अंटिल 2050s 2060s, 20-30 साल कम से कम लगने वाले हैं। हाँ, सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, बट इट हैज़ टू बी डन। मैं पढ़ रहा था कि इंडिया ने जो प्लान लेआउट करा है कल्पकम के बाद, तो 2040 तक हम 8 ऐसे प्लांट्स बनाना चाह रहे हैं। सो बट जैसे आपने समझाया कि इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा, दिस इज नॉट एडिंग अप, दिस इज मल्टीप्लाइंग, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके प्लांट्स हैं उतनी जल्दी आपका जो है यूरेनियम इकट्ठा होता रहेगा, जिसकी वजह से आप जो है आगे स्टेज 3 में जल्दी पहुंच सकते हो जी। एक मेरे मन में ये सवाल आता है कि यूएस, फ्रांस, चाइना, वो सब ये अचीव नहीं कर पाए। जर्मनी ने भी ट्राई करा था, जापान ने भी ट्राई करा था, वो ये अचीव नहीं कर पाए थोरियम। मुझे ऐसा लगता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा रिसोर्स है जो आपको पता है कि आपके पास अबंडेंस में नहीं है, तो आप क्यों उस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करोगे? और इंडिया को ये टेक्नोलॉजी खुद ही डेवलप और पूरी दुनिया में लेकर के जानी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारत के पास ये कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास इतना ज़्यादा यूरेनियम नहीं है, तो हमें यही करना पड़ेगा, बिकॉज दूसरे देश हमें तो यूरेनियम तो देने नहीं वाले हैं। हाँ, 1974 में हमने जब एटॉमिक टेस्ट किया एटॉमिक बॉम्ब का, उसके बाद सारे द्वार बंद हो गए। ओके, और हमें कोई भी यूरेनियम देने नहीं वाला है। अभी अगर आप वेस्टर्न नेशंस को देखोगे, यूएस को, फ्रांस को, उनके पास सोर्सेज है यूरेनियम के। आप अफ्रीका से यूरेनियम निकाल सकते हो, आप कनाडा में बहुत सारे यूरेनियम उपलब्ध है, तो उनके पास अवेलेबिलिटी है यूरेनियम का। वो सब हमें नहीं मिलने वाला है। तो वी हैव टू गो डाउन दिस रोड कि थोरियम को ही हम इस्तेमाल करेंगे, और इसलिए हमने ये पाथ चूज़ किया है। ये बहुत ही कठिन और बहुत लंबा पाथ है, लेकिन जब इसका फल हमें मिलेगा, परिणाम मिलेगा, तो हम सदियों तक सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और जैसे 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की आपने बात करी, मैं ये पढ़ रहा था कि उसके बाद कई सारे हमारे रनिंग प्लांट्स बंद हो गए, जो कि 2008 तक बंद थे, क्योंकि हमें किसी ने जो है यूरेनियम सप्लाई ही नहीं करा। उसके सैंक्शंस इतने लग गए हमारे पास, और 2008 में जब इंडिया यूएस की न्यूक्लियर डील हुई, दैट इज व्हेन सम ऑफ दोज सैंक्शंस वर लिफ्टेड। तो क्या हुआ था कि बंद नहीं थे प्लान्स, लेकिन बहुत मुश्किल से चलाया हमने। क्या हुआ था कि आई थिंक 1960s में भारत ने यूएस के साथ एक अग्रीमेंट किया था, कमर्शियल अग्रीमेंट, कि यूएस तारापुर मुंबई में 2 रिएक्टर्स, 1 या 2 रिएक्टर्स बनाएगा और यूएस हमें सप्लाई करेगा यूरेनियम। तो ये बन गए, उन्होंने यूरेनियम सप्लाई किया, चल रहे थे रिएक्टर्स। फिर हमने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा किया, एक पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तब यूएस ने सैंक्शंस डाल दिए, सब बंद कर दिया, और फिर हमें कहीं से भी कैसे भी हमें सोर्स करना पड़ा यूरेनियम। कभी फ्रांस से लेना पड़ा, कभी रशिया से लेना पड़ा, ऑलवेज अंडर कंस्ट्रेंट्स कि भाई कल मिलेगा या नहीं, नेक्स्ट ईयर चलेगा कि नहीं। लेकिन हमने चलाया, समहाउ और द अदर वी फाउंड अ वे टू कीप द तारापुर प्लांट्स गोइंग। लेकिन देयर वाज अ बिग लेसन फॉर इंडिया कि आप अगर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो तो आप कभी भी आगे जा नहीं सकते। योर नेशन विल ऑलवेज बी नॉन सॉवरेन। एनर्जी सॉवरेंटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए फिर हमने डबल डाउन किया ऑन द 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि अगर वो हमें कहीं और से यूरेनियम मिल रहा था तो हम ये सब नहीं कर पाते शायद, राइट। तो इट वाज अ वेरी बिटर पिल टू स्वॉलो। बहुत कड़वी दवाई थी हमारे लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कड़वी दवाई काम आती है, राइट। सो यूएस ने सैंक्शंस डाले भारत के ऊपर 1974 के बाद, सब उन्होंने सप्लाई बंद कर दिया। तो हमें कैसे ना कैसे करके वी हैड टू कीप दिस गोइंग। 2008 में 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ, इंडिया यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट। उसका कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं आया है एक्चुअली। यूएस ने कोई नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए नहीं है भारत में, उसके भी कुछ कारण है एंड सो ऑन। बट या आपको क्या लगता है क्यों ऐसा नहीं हुआ है? दे डोंट ट्रस्ट नाउ? नहीं, हमारा जो न्यूक्लियर लेजिस्लेशन है उसमें 1-2 क्लॉजेज ऐसे है कि देखिए दुनिया भर में क्या होता है कि अगर मैं एक कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्डर हूँ, तो मैंने फ्रांस में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया,
तो फिर इवेंचुअली मैंने बनाकर छोड़ दिया। अभी उनको फ्रांस को ये उसको ऑपरेट करना है, राइट? फ्रांस विल ऑपरेट द रिएक्टर। अभी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हुआ उस रिएक्टर में, फॉर एग्जांपल कुछ खराब हो गया या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो लायबिलिटी ऑपरेटर का है, सप्लायर का नहीं है। तो दुनिया भर में ऐसा लॉ है कि लायबिलिटी इज दैट ऑफ द ऑपरेटर, नॉट ऑफ द सप्लायर। अभी सप्लायर ने 10 साल पहले सप्लाई किया था और अभी ऑपरेटर 10 साल से चला रहा है, फिर एक्सीडेंट हुआ, तो देयर शुड बी नो कोर्ट केस ऑन द सप्लायर, ओनली ऑन द ऑपरेटर। भारत में ऐसा है कि भाई सप्लायर इज लायबल फॉर लीगल एक्शन। 10 साल के बाद भी हुआ, 20 साल के बाद भी हुआ, ऐसा लॉ था भारत में। और इसलिए जो सप्लायर्स थे, जो वेस्टिंग हाउस है, जनरल इलेक्ट्रिक है, जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे डिड नॉट वांट टू बिल्ड इन इंडिया, क्योंकि लीगल लायबिलिटीज होती है। अभी शांति एक्ट हुआ है, उसके बाद ये चला गया है दिस प्रॉब्लम। और एक जगह मैं ये भी पढ़ रहा था कि अगर इंडिया 60s में, 50s और 60s में ये अग्रीमेंट साइन कर लेता कि हम कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, और सिर्फ जो 5 कंट्रीज जो ऑलरेडी उस समय जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी वही सिर्फ न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, और इंडिया अगर ये साइन कर लेता कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, तो शायद इंडिया को सप्लाई मिल जाता। बट इंडिया चोज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पाथ, स्पेशली उस समय के लिए बहुत ही मुश्किल डिसीजन रहा होगा ये। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज ऐसा सिनारियो है जियोपॉलिटिकली कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स गारंटी और सर्वाइवल एंड गारंटी और सॉवरेंटी। अगर हमने 1974 में वो नहीं किया होता और फिर 1998 में वापस हमने उस प्रोग्राम को एडवांस नहीं किया होता, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, तो आज हमारा कौन सा स्टैंडिंग होता जियोपॉलिटिकली दुनिया में। और ये प्रेस्टीज की बात नहीं है, सर्वाइवल की बात है। स्टैंडिंग मतलब वी आर वन ऑफ द 5 or 6 सॉवरेन नेशंस इन द वर्ल्ड। अभी दुनिया में कितने सॉवरेन नेशंस है? यूएस है, रशिया है, चाइना है, भारत है, इजराइल है और ईरान है। 6 हो गए, और कोई नहीं है। आपने ईरान ऐड कर दिया। ईरान ऐड किया क्योंकि ईरान ने दिखाया कि भाई वी आर सॉवरेन, वी विल फाइट एंड वी विल नॉट गो डाउन टू एनी ब्लैकमेल। तो ईरान को ऐड करना पड़ा इसके लिए, सो दे डिजर्व इट, राइट? तो आज 6 ही नेशंस है जो जेन्युइनली सॉवरेन है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कुछ नेशंस का एनर्जी सॉवरेंटी नहीं है। ईरान इज नॉट एनर्जी सॉवरेन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एनर्जी, भारत भी नहीं है, बट ओवरऑल वी आर सॉवरेन, राइट? तो अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो वो सॉवरेंटी यू कैन नॉट गारंटी। अगर कल सुबह आके कोई कुछ आक्रमण कर देगा तो आप क्या कर लोगे? सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने वो कठिन रास्ता लिया, वो उचित अप्रोच था, एंड दैट ऑब्वियसली लेड अस डाउन दिस रोड टुडे। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो एनर्जी को लेकर के वॉर्स छिड़ रहे हैं अचानक से। एनर्जी को लेकर के सारा पॉलिटिक्स सेट हो रहा है, एनर्जी को लेकर के सारे जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स अचानक से मूव कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। क्या रीज़न है कि अचानक से एनर्जी, ऑयल, ये सब इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? तो एक तो इसके डेप्थ में सर क्या छुपा हुआ है इस एनर्जी के जियोपॉलिटिक्स में, और ये अचानक से इतना ज़्यादा रेलिवेंट क्यों हो गया? जी, तो बहुत दशकों तक क्या चल रहा था कि वी हैड अ सो कॉल्ड रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, इंटरनेशनल लॉ यूएन के अग्रीमेंट्स के थ्रू चलता था एंड सो ऑन, और यूएस वाज द ग्लोबल पुलिसमैन कि हम वी विल अप्लाई इंटरनेशनल लॉ एवरीवेयर एंड देयर विल बी रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अभी उसी रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को यूएस तोड़ रहा है आज। ओके, क्यों तोड़ रहा है और इसके पीछे क्या है? दैट्स द क्वेश्चन। अभी क्या हो रहा है कि पिछले 10-20 साल में एक वर्ल्ड काफ़ी चेंज हो गया है। 1991 में यूएस वाज द ओनली सुपर पावर, सोल सुपर पावर। उन्होंने यूएसएसआर को तोड़ दिया था और यूएस वाज डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड। फिर चाइना का राइज हुआ शुरू, इकोनॉमिक राइज, एंड विथ इकोनॉमिक राइज कम्स मिलिट्री राइज एंड एवरीथिंग एल्स। तो अभी सिचुएशन ये है कि चाइना सुपर पावर तो नहीं है लेकिन बहुत ही मेजर राइवल है यूएस का। तो यूएस समझता है कि हर नेशन का कुछ ना कुछ वीकनेस होता है। चाइना का बहुत बड़ा वीकनेस है कि उनके पास एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है टू द एक्सटेंट दैट दे वुड वांट टू हैव। वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। उनको तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। वो 15-20 जगह से इंपोर्ट करते होंगे। लगभग 15-20% उनका ऑयल ईरान से आता है, लगभग 3% वेनेजुएला से आ रहा था, सऊदी से आता है, यूएई से आता है, अफ्रीका के कुछ देशों से आता है एंड सो ऑन। तो यूएस ने ये डिसाइड किया कि अगर हम सारे के सारे एनर्जी के जो सोर्सेज है उनको हम कंट्रोल कर ले, उनके ऊपर हम कब्जा कर ले, देन वी कैन एनी टाइम ब्लैकमेल चाइना, वी कैन एनी टाइम स्टॉप चाइनाज राइज। अभी गल्फ में क्या है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एक्सेट्रा जो राष्ट्र है ये एसेंशियली यूएस के कंट्रोल में है। ओके, लेकिन ईरान नहीं था और वेनेजुएला नहीं था। तो उन्होंने वेनेजुएला का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जनवरी में,
उन्होंने एसेंचुअली रेजिम चेंज कर दिया वहाँ पे। और अभी ईरान के ऊपर भी उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि हम ईरान में भी रेजिम चेंज करेंगे और ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट बिठाएंगे विच विल देन सेल ऑल द ऑयल टू यूएस और इट विल नॉट सेल ऑयल टू नेशंस विच वी से नो डोंट सेल टू। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था। तो एसेंचुअली यूएस का इस समय ऑब्जेक्टिव ये है कि चाइना को हम कंटेन करेंगे और भारत को हम कंटेन करेंगे और हम सारे एनर्जी रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करेंगे ताकि वी कैन ऑलवेज स्टॉप दीज नेशंस ग्रोथ। दे फेल्ड इन ईरान, लेकिन पूरा जो चल रहा है दुनिया में जो भी चल रहा है ये सब जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट इज़ ऑल अबाउट सप्लाई चेन्स, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी सोर्सेज और चाइना के पास लेवरेज है। अभी अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है उसमें आपको रेयर अर्थ मिनरल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, विदाउट विच इट विल नॉट वर्क। लगभग 95% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर एक्सपोर्टेड बाय चाइना। अगर चाइना ने यूएस को वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया, यूएस विल बी क्रिपल्ड कंप्लीटली। ओके, तो चाइना के पास ये लेवरेज है कि अगर यूएस ने ये किया तो हम ये कर सकते हैं। तो चाइना के पास लेवरेज है, लेकिन भारत के पास इस समय इतना कोई लेवरेज नहीं है। तो दैट्स वेयर भारत स्टैंड्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो ओवरऑल जो भी चल रहा है जियोपॉलिटिकल रिकन्फिगरेशन दुनिया में पिछले 5-7 साल में कितना जल्दी, जैसे आपने कहा, कितना रैपिडली वर्ल्ड रिकन्फिगर हो रहा है, इट्स बिकॉज अभी चाइना का इमरजेंस हुआ है और यूएस अभी समझ गया कि वी कैन नॉट रियली डिफीट चाइना। अभी जो चाइना का हमने जीनी हमने बॉटल से निकाला है, वी कैन नॉट पुट इट बैक इन द बॉटल। तो दैट्स वाई दे आर ट्राइंग टू बाइफरकेट द वर्ल्ड ऑर्डर। जितना भी हम कंट्रोल कर सके उसको हम कंट्रोल करेंगे। चाइना को हम एनसर्कल करेंगे विथ मिलिट्री बेसिस एंड सो ऑन। और भारत के प्रति भी उनका ये अभी यही अप्रोच है, टू कंटेन इंडिया, नॉट टू पार्टनर विथ इंडिया। ये एक होमी बाबा ने एक स्टेटमेंट बोली थी, नो पावर इज मोर एक्सपेंसिव देन नो पावर। यस, यानी कि कोई भी रेट पे बिजली जो है वो महंगी नहीं होती। अगर आप नेशनल ग्रोथ के हिसाब से देखो। जी जी जी। आज के डेट में ये स्टेटमेंट कैसे अप्लाई होती है? जी बिल्कुल होती है। देखिए, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मनी। ठीक है, जर्मनी यूरोप का इंडस्ट्रियल इंजन है, पावर हाउस है। यूरोप की जो इकोनॉमी, ईयू की इकोनॉमी, अ लॉट ऑफ इट इज जर्मनीज इकोनॉमी। ओके, जर्मनी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर है यूरोप का एंड सो ऑन। अभी जर्मनी का जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेस है वो इतना पावरफुल क्यों था? बिकॉज इट हैड एक्सेस टू वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेरी चीप एनर्जी जो रशिया से आ रहा था। गैस को जला के वो एनर्जी का उत्पादन कर रहे थे। अभी 2022 में यूक्रेन का जब युद्ध शुरू हुआ तो यूएस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को उड़ा दिया और उन्होंने रशिया के जो एक्सपोर्ट्स थे, एनर्जी एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, उसको बंद करवा दिया। तो क्या हुआ उसका परिणाम? जर्मनी वेंट इनटू अ रिसेशन। ओके, एसेंशियली जर्मनी इज गेटिंग डी इंडस्ट्रियलाइज नाउ बिकॉज उनके पास वो जो पहले पावर मिल रहा था, एनर्जी मिल रही थी, वो अब नहीं है उनके पास। सो विदाउट एनर्जी यू हैव नो इकोनॉमी, यू हैव नो इंडस्ट्री, यू हैव नथिंग। एनर्जी मतलब ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर, उसके बिना आपका देश चल ही नहीं सकता है। इट इज़ क्रिटिकल फॉर एनी नेशन। एसेंशियली जितना भी जियोपॉलिटिकल चेंज होता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ एनर्जी। अगर युद्ध होता है, विदाउट एनर्जी देयर इज नो युद्ध। अगर आपका अगर जीडीपी ग्रो हो रहा है, वो विदाउट एनर्जी वो ग्रो ही नहीं होगा। तो एनर्जी इज क्रिटिकल, इट इज वाइटल फॉर एनी नेशंस प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ, वट एवर। एनर्जी नहीं है आपके पास तो आप खत्म। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जो एनर्जी की सबसे बड़ी इस समय दुनिया में रिक्वायरमेंट लगती है वो एआई के टुवर्ड्स लगती है जी। और एआई के ऊपर जो है 2 व्यूज़ हैं। एक, बहुत लोगों को ये लगता है कि एआई एक बबल है और ये कभी भी रियल मैन पावर को रिप्लेस नहीं करेगा, ये उतना बड़ा डोमिनेंट ग्लोबल पावर नहीं बनेगा कभी भी। कुछ लोगों का ये मानना है कि एआई जो है वो पूरी तरह से दुनिया को पलट देगा और उस दिन की तैयारी करने के लिए हमें और एनर्जी की और डेटा सेंटर्स की ज़रूरत है और उसके पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी जा रही है। आपका इसके ऊपर क्या टेक है? और ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एनर्जी सप्लाई और एनर्जी गेम पे क्या इम्पैक्ट डालेगा और उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा? जी, पहला प्रश्न तो ये है कि क्या एआई एक बबल है, राइट? क्योंकि लेट 1990s में .com बबल था, राइट?
.com मतलब इंटरनेट नई टेक्नोलॉजी थी और जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट थे और ये सब दे वर थ्रोइंग मनी एट इट। जाओ ठीक है, आपके पास .com है, ठीक है, टेक माई मनी। इवेंचुअली सबको समझ गया कि भाई .com अगर किसी के पास है तो आप पैसा डालोगे, इट विल बी बर्न, इट विल बी वेस्टेड। .com के पीछे कोई बिजनेस आइडिया भी होना चाहिए, वायबल बिजनेस आइडिया। तो आज वी हैव द एंटायर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द इंटरनेट ऑफ कोर्स, लेकिन उस समय किसी को समझा नहीं था ये। आज क्या वही सिचुएशन है विथ एआई? दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, टू सम एक्सटेंट इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो अमेरिकन एआई प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल ओपन एआई है, एंथ्रोपिक है, ग्रॉक है, जेमिनाई है, अल्फ़ाबेट के जो एआई है एंड सो ऑन, ये बहुत ही वास्टली ओवर प्राइस्ड एआई है। ओके, सिमिलर कैपेबिलिटीज आपको चाइनीज मॉडल्स में, दूसरे मॉडल्स में मिलेगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। सो क्लियरली इट इज़ वे टू एक्सपेंसिव। यूएस में जो यूएस का जो एआई है वो, सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव येस, इट इज़ काइंड ऑफ बबल। इवेंचुअली नॉर्मलाइजेशन होगा ऑफ सम काइंड ऑफ द प्राइसेस। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कि कल परसों ही ये हुआ था कि यूएस गवर्नमेंट ने एंथ्रोपिक को आदेश दिया कि आपका जो सबसे पावरफुल मॉडल है फेबल 5, उसको आप नॉन अमेरिकन सिटीजन्स को नहीं दोगे, एक्सेसिबल नहीं करोगे। यू विल कट ऑफ एक्सेस टू ऑल नॉन अमेरिकन सिटीजन्स। Andrej Karpathy works, I think, works at Anthropic. He is one of the biggest brains in AI. वो US citizen नहीं है, he has a green card, उसका एक्सेस कट गया। वाओ, ओके, तो क्लियरली ये AI मॉडल्स आर क्रिटिकल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसी और फॉरेन कंट्री के लोगों के पास वो मॉडल अवेलेबल है, दे कैन डू अ लॉट विथ इट। ओके, तो AI डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, इज गोना बी ट्रांसफॉर्मेटिव इन ऑल काइंड्स ऑफ डोमेन्स, वेदर इट इज़ डिफेंस का डोमेन है या फिर बायोटेक्नोलॉजी का डोमेन है, न्यूक्लियर फिजिक्स का डोमेन है, स्ट्रेटेजी का डोमेन है, मिलिट्री डोमेन है। हर डोमेन में इट्स गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव। क्या वो जॉब्स खत्म कर देगा? अभी रिसेंटली कुछ देखिए, भारत में IT इंडस्ट्री है। हमारा IT इंडस्ट्री का क्या काम है कि वी प्रोवाइड IT सर्विसेज। हम IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द वेस्ट, मेनली US को। ओके, तो हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और ये काम करते हैं ऑन प्रोजेक्ट्स दैट आर फॉरेन प्रोजेक्ट्स, अमेरिकन प्रोजेक्ट्स। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि कुछ लोगों को इन्होंने ले ऑफ कर दिया है, राइट, बिकॉज दे नाउ हैव AI विच कैन डू द सेम थिंग। तो धीरे धीरे ये होगा। अभी इतना जल्दी ये नहीं हो रहा है कि भाई मैन पावर खत्म हो रहा है और लोग ले ऑफ हो रहे हैं, जॉब्स जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये होने वाला है, एटलीस्ट इन सर्टन सेक्टर्स ये होना है। तो टू सम एक्सटेंट AI इज अ बबल, टू सम एक्सटेंट इट्स गोइंग टू टेक आउट जॉब्स धीरे धीरे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आपने ये पूछा कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है AI के। तो AI क्या होता है ये समझते हैं। AI को इतना एनर्जी क्यों चाहिए? फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, AI को इतना एनर्जी क्यों चाहिए? देखिए, अगर आपको एक नया AI मॉडल बनाना है तो आपको क्या लगता है? आपको लगते हैं GPUs। हम जानते हैं CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। GPU इज एन एडवांस्ड वर्जन, यू कैन से, ऑफ दैट। ओके, उसको कहते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये गेमिंग के लिए उनको बनाया गया था, लेकिन अब AI में उनका बहुत ही रिलेवेंस है। तो अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास फ्रंटियर मॉडल बनाना है तो आपको सबसे पहले चाहिए बहुत सारा डेटा, पूरे इंटरनेट का दुनिया भर का डेटा। उसके बाद आपको चाहिए टैलेंट, मतलब आपके अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। एंड देन यू नीड कंप्यूटिंग पावर, मतलब आपके GPUs। कितने GPUs चाहिए? कम से कम 1 लाख GPUs चाहिए आपको, जिसको आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंबाइंड सिस्टम बना के उसके अंदर आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे। कम से कम 1 लाख GPUs मिनिमम, मे बी मोर। और अगर आपके पास बेस्ट टैलेंट है, बेस्ट डेटा है, तो आपको कम से कम 4-5 महीने लगेंगे टू क्रिएट बेटर मॉडल। अगर आपको 1 लाख GPUs चलाना है 24/7, बहुत पावर कंज्यूम करते हैं और बहुत हीट का उत्पादन करते हैं। सो यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड यू नीड लॉट्स ऑफ कूलिंग। अभी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। वो दिन में 18 घंटे नहीं चलना चाहिए, 24 घंटे गारंटीड चलना चाहिए वो। ओके, और एक बार आपने मॉडल बना लिया, ओके, उसके बाद वो मॉडल कमर्शियली एक्सेसिबल होगा दुनिया को। सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल विल बी यूजिंग इट। तो उसके लिए सोचिए कितना पावर चाहिए। सो AI इज नाउ कंज्यूमिंग, आई मीन लेट्स से एंथ्रोपिक को ले लीजिए, दे आर प्रोबेबली कंज्यूमिंग एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज अ स्मॉल कंट्री।
मैं पढ़ रहा था ग्लोबल 2024 में जो डेटा सेंटर की पावर रिक्वायरमेंट थी उतनी पाकिस्तान की होती थी। हाँ, सोच लीजिए, या और 2030 तक ये उतनी पावर रिक्वायरमेंट पे पहुंच जाएगा जो जापान की आज के डेट में पावर जापान रिक्वायरमेंट। तो बहुत ही एडवांस कंट्री, बहुत पावर खाता है वो। यस, और ये उसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा। ये ऐड नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा बार बार हर साल जी। और जो लोग यूएस में किसी डेटा सेंटर के पास रहते हैं, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ये कहते हैं, स्पेसिफिकली ब्लूमबर्ग की 2025 की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 16 से $18 पर यूनिट उनका इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ सकता है, क्योंकि वो जस्ट बिकॉज वो डेटा सेंटर के पास रह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उस स्टेट का, उस जगह का पावर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इतना बढ़ जाएगा कि उनको खरीदना पड़ेगा पावर बाहर से। हाँ, ये सब प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, तो बहुत बड़ा पावर का क्रंच आ सकता है। बिकॉज द एआई, अगर आपको एआई सिस्टम्स को स्केल करना है, अगर आपको इफ यू वांट टू कीप इम्प्रूविंग योर मॉडल्स और उनकी क्षमताएं बढ़ानी है, तो आपको और पावर लगेगा। तो एसेंशियली पावर इज द बॉटलनेक। हम सोच रहे थे कि भाई व्हाट इज द बॉटलनेक, डेटा कुड बी द बॉटलनेक, या फिर टैलेंट कुड बी द बॉटलनेक, या फिर नंबर ऑफ चिप्स कुड बी द बॉटलनेक। ये सब बॉटलनेक्स नहीं है, पावर इज द बॉटलनेक। पावर के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे आर इन्वेस्टिंग इन पावर, दे आर इन्वेस्टिंग इन न्यूक्लियर पावर, क्योंकि न्यूक्लियर पावर गारंटीड पावर है। न्यूक्लियर पावर इज नॉट सोलर पावर के भाई 12 घंटे चलेगा, 12 घंटे बंद होगा। न्यूक्लियर पावर विंड पावर नहीं है जो कभी भी बंद हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है। न्यूक्लियर पावर इज गारंटीड पावर, वो चलता ही रहेगा एज लॉन्ग एज यू हैव अ गुड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो बंद थे उनको वापस रीऑपरेशनलाइज कर रहे हैं एंड सो ऑन, और बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट है एसेंशियली। सो जो आपने कहा कि सोलर पावर का जो बॉटल नेक है कि 12 घंटे वो पावर जनरेट करता है और 12 घंटे नहीं करता है। अब ये व्यूअर्स के समझने के लिए, जब पावर जनरेट होता है तो वो उसी समय कंज्यूम करना ज़रूरी है, वरना वो उसके लिए आपको स्टोरेज मैकेनिज्म करना पड़ेगा जी, जो बहुत महंगा होता है। शायद ऐसा है क्या? महंगा होता है और इतना एफिशिएंट भी नहीं होता समटाइम्स एंड सो ऑन। आपको एसेंशियली लिथियम सेल्स में पावर स्टोर करना पड़ेगा, या फिर किसी और प्रकार के सेल में, या फिर स्टोरेज में पावर से स्टोर करना पड़ेगा। इट एड्स कम्प्लेक्सिटी टू द होल थिंग। और जैसा आपने बताया कि जीपीयू जो है वो 24/7 पावर कंज्यूम करता है, तो उसके लिए न्यूक्लियर बेस्ट सोर्स है। न्यूक्लियर इज द आइडियल सोर्स एसेंशियली, अनलेस इट गेट्स इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय थोरियम। हाँ, थोरियम भी तो न्यूक्लियर ही है। हाँ, सो इस सब जो पूरी दुनिया में एआई और पावर की जो फाइट चल रही है, और जो जैसा आपने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा पावर क्राइसिस आ सकता है एआई के वजह से। और एआई, जैसे उससे पहले आपने बताया कि किसी भी कंट्री के ग्लोबल आउटरीच, ग्लोबल कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत। इस सब के बीच में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? अगर आप एआई के बारे में पूछ रहे हैं, इंडिया इस समय ज़्यादा आगे नहीं है एआई में। हमारा फॉर एग्जांपल एक कंपनी है सर्वम नाम का, सर्वम, जिन्होंने एक डिसेंट गुड मॉडल बनाया है, और वो और भी रिसर्च कर रहे हैं, मतलब और भी उसको कैपेबल बनाएंगे। तो बहुत अच्छा काम करे सर्वम, बट सर्वम इज़ नॉट कंपेरेबल टू एंथ्रोपिक और ओपन एआई राइट नाउ। इन द फ्यूचर आई होप कि वो कर पाए, राइट। माई बेस्ट विशेस टू सर्वम ऑफ कोर्स। लेकिन उनके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स है, उनके पास कंप्यूट का कंस्ट्रेंट होगा, शायद उनको जीपीयूज लगेंगे। यूएस इसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जीपीयूज का एक्सपोर्ट, राइट, एंड सो ऑन। तो भारत में सिर्फ सर्वम है इस समय। भारत के पास 3-4 ऐसे बड़े बड़े मेगा कॉरपोरेशन नहीं है जो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। तो इस समय भारत में इतना डिमांड नहीं है एआई के लिए, पावर के लिए, राइट। सो भारत का जो एनर्जी उत्पादन है, इट इज़ फॉर द पॉपुलेशन, इट इज़ नॉट फॉर एआई इस समय। तो दैट्स द सिचुएशन फॉर भारत। एंड ये जो डेटा सेंटर्स लग रहे हैं, इनमें से कई बार न्यूज़ आती है कि काफ़ी सारे डेटा सेंटर्स इंडिया में भी लग रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं, यस। ये एक अच्छी चीज़ है या ये हमें और डिपेंडेंट बना देती है? क्योंकि नौकरी तो किसी की लगेगी नहीं डेटा सेंटर में। नहीं, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। या क्या भारत के काम का है ये? हाँ। देखिए, अगर हमारे डेटा सेंटर से ये हमारे कंपनीज के, या फिर हमारे गवर्नमेंट के, या फिर हमारे काम के, देन वी शुड हैव डेटा सेंटर्स इन भारत। हमारा डेटा भारत में रहना चाहिए। अभी हमारा डेटा तो हर जगह जाता है, ओके, द होल वर्ल्ड इज यूजिंग अवर डेटा फॉर फ्री, लेकिन हमारा डेटा आइडियली भारत में ही रहना चाहिए। अगर उसके लिए हम डेटा सेंटर्स बनाएंगे, देन वी शुड हैव दोज डेटा सेंटर्स, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी डू इट। लेकिन अगर हम भारत में होस्ट करेंगे डेटा सेंटर्स फॉर अदर कंपनीज, फॉर अदर कंट्रीज,
तो आई एम नॉट श्योर हाउ गुड इट इज, क्योंकि सबसे पहले उसको बहुत सारा एनर्जी लगेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जो हमें उत्पादित करना पड़ेगा, वी विल हैव टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, ये जो डेटा सेंटर से बहुत हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको कूलिंग करना पड़ता है, एयर कंडीशनिंग काफ़ी नहीं है, उसके लिए पानी चाहिए। यू कैन नॉट यूज सी वाटर, यू हैव टू यूज फ्रेश वाटर, और वो फ्रेश वाटर बहुत सारा इवेपोरेट हो जाता है। ओके, तो पानी भी कंज्यूम होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होगा, और जॉब्स भी जनरेट नहीं होंगे, क्योंकि ये सब मशीन्स है, राइट? ये कोई ऑफिस वाला काम नहीं है, इट्स जस्ट मशीन्स। बड़े बड़े बिल्डिंग होगी जिसके अंदर मशीन्स ही मशीन्स होंगे जो 24/7 चलेंगे। दैट्स एसेंशियली डेटा सेंटर। कुछ एम्प्लॉयज होंगे बट नॉट एट द स्केल दैट वी वांट। तो ओवरऑल भारत के लिए बहुत अच्छा आइडिया नहीं है टू होस्ट फॉरेन डेटा सेंटर्स इन इंडिया। वी शुड होस्ट इंडियन डेटा सेंटर्स इन इंडिया, जो हमारे काम के हैं। वो बहुत ज़रूरी है, वो क्रूशियल है हमारे लिए, बट अदरवाइज इतना नॉट अ गुड आइडिया। वरना हमारी कहीं डेटा सेंटर के लिए भी डिपेंडेंसी ना बन जाए। सो दैट इज़ वाई इंडियन डेटा सेंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा डेटा जो है वो कंट्री के अंदर ही रहे। जी बिल्कुल। ऐसा बोला जाता है कि एलीट मनी जहाँ पर फ्लो कर रहा है वहाँ पर ही फ्यूचर लाए करता है। डेटा सेंटर के बारे में एक चीज़ थोड़ी सी समझ में कम आती है लोगों को, कि इसमें बहुत पैसा जा रहा है डेटा सेंटर के अंदर, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि डेटा सेंटर पूरे के पूरे रिप्लेस करने पड़ सकते हैं 3 से 4 साल में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी जल्दी मूव करेगी कि आपको पूरा हार्डवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि उसका कभी कमर्शियल वाइबिलिटी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको अपग्रेड बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो क्या इधर भी कौन सा डेटा सेंटर कितने क्लाइंट्स का डेटा अपने पास ला सकता है ताकि 100 साल 200 साल चलाता रहे? वही गेम हो रहा है, कस्टमर एक्विजिशन एंड हैबिट इसेंशियली, या फिर जो है इसके पीछे का इकोनॉमिक्स जो है वो अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो भी पैसा डल रहा है इसमें। तो एसेंशियली डेटा सेंटर क्या होता है? एक प्रकार के डेटा सेंटर ये हुआ कि डेटा स्टोर करेगा बहुत सारे कस्टमर डिटेल्स और सोशल मीडिया के जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी होता है, यूजर डिटेल्स एंड ऑल, दैट इज़ वन काइंड ऑफ डेटा सेंटर। दूसरा डेटा सेंटर होता है कि एआई के जो जीपी होता है वो, क्योंकि एआई के जो, लेट्स से फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का भी डेटा सेंटर होता है, जिसके अंदर मॉडल स्टोर होता है। एसेंशियली मॉडल बहुत बड़ा होता है, ओके, और वो 24/7 चलता है, उसमें बहुत सारी रिडंडेंसी होती है। सो दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेंटर। वो एक्चुअली एआई का ब्रेन है, वो डेटा सेंटर है। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा सेंटर वी टॉकिंग अबाउट। लेकिन जैसे आपने कहा कि जीपीयूज का टेक्नोलॉजी इवॉल्व होता रहता है, एवरी 2-3 years देयर आर न्यू काइंड्स ऑफ जीपीयूज। तो जो भी एआई सिस्टम है, इट विल वांट टू अपग्रेड, राइट? तो जो पुराने चिप्स है उनको अगर आप क्या रिसाइकल होते हैं, आई एम नॉट श्योर रिसाइकल होते हैं, तो आपको ट्रैश करने पड़ेंगे और आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे विथ न्यू चिप्स। तो वो चलता रहेगा। इट इज़ अ प्रोसेस दैट्स गोइंग टू गो ऑन, और ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है फॉर द एनवायरनमेंट एंड सो ऑन, ऑब्वियसली, राइट? तो या दैट इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम फॉर श्योर। एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज डेटा सेंटर के बारे में ये बोला जाता है कि अगर आपके लैंड पे दूसरे कंट्रीज़ के डेटा सेंटर हैं, सो आपका लैंड एक तरह से प्रोटेक्टेड माना जाएगा। जैसे हमने रिसेंट वॉर्स में भी देखा कि डेटा सेंटर्स को टारगेट करा गया ईरानियन मिसाइल्स के थ्रू। सो अगर इंडिया में डेटा सेंटर्स हैं, सो कल को जो है कोई भी अटैक करने से पहले अपना नुकसान सोचेगा। इस पूरी जो रेस लगी हुई है, इस रेस में पावर आपके पास होनी चाहिए। और अगर कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें तो ज़्यादातर इंडिया और चाइना का कंपैरिजन आता है। न्यूक्लियर पावर में इंडिया और चाइना कहाँ स्टैंड करते हैं एक दूसरे के विज़ावी? आई थिंक चाइना काफ़ी आगे है न्यूक्लियर पावर में, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। भारत में 20 के आसपास हो गए शायद, ओके, फर्स्ट स्टेज के न्यूक्लियर रिएक्टर्स 20 के आसपास हो गए, और अभी ये कल्पाकम में शुरू हो रहा है। तो भारत के पास 20-22 रिएक्टर्स होंगे, चाइना के पास बहुत ज़्यादा हो गए। तो चाइना तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर खेलता है। चाइना बहुत ही एम्बिशियस नेशन है, चाइना के पास बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है। हमारे पास भी है, लेकिन हमारा स्केल थोड़ा कंस्ट्रेंड है, राइट? और चाइना के पास भी प्लान्स है टू मेक मोर देन 100 मोर, आई थिंक। तो चाइना के बहुत बड़े बड़े प्लान्स है। भारत के प्लान्स अभी थोड़े स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। सो अगर हम कंपेयर करेंगे भारत को और चाइना को, तो चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया, वे अहेड इन टर्म्स ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बहुत आगे है चाइना भारत से। इंडिया के पास 1.07 मिलियन टन्स ऑफ थोरियम है। हाँ, ये जो थोरियम का रिसोर्स है ये चाइना के पास नहीं है उनके पास। तो क्या आपको लगता है कि 20-30 साल में ये जो पूरी की पूरी एक वो बोलते हैं ना गेम ही चेंज हो गई?
आप एक रेस में पीछे हो बट आपने नया गेम स्टार्ट कर दिया, ये होने की रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी आपको लगती है या ये भी एक स्लोगन बन के रह जा सकता है? आई थिंक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है अगर हम, इफ वी आर एम्बिशियस, अगर हम 2050 तक लेट्स से 20 स्टेज 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स या 25 स्टेज 2 रिएक्टर्स ऑपरेट करेंगे, देन विल बी इन गुड शेप. और इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टेज 1 के रिएक्टर्स छोड़ देंगे, वो भी ऑपरेट होते रहेंगे. वी शुड मे बी डबल द नंबर ऑफ स्टेज 1 रिएक्टर्स. बहुत काम के हैं, राइट? तो ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेड यूरानियम है, इसके लिए उसका नंबर भी बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर जा नहीं सकता है, लेकिन वी कैन सर्टनली स्केल अप द स्टेज 2, राइट? तो इट डिपेंड्स कि हमने 2050 तक 2060 तक कितने रिएक्टर्स बना के रखे हैं, राइट? क्योंकि स्टेज 2 के रिएक्टर्स तो मल्टीप्लाई करते हैं फ्यूल को, दे विल क्रिएट मोर फ्यूल, तो वी नीड मोर. तो डेफिनेटली भारत के पास पूरा पोटेंशियल है टू कैच अप विद चाइना एंड इवेंचुअली स्टेज 3 में टू गो अहेड ऑफ चाइना ऑल्सो, राइट? तो पोटेंशियल पूरा है. इट विल डिपेंड कि क्या हम वी आर एम्बिशियस इनफ और नॉट, एंड वेदर वी एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली और नॉट. जिस चीज़ पे हम इतना बड़ा प्लान बना रहे हैं, थोरियम, जिस पे होमी बाबा ने 100 साल का प्लान रख दिया, वो थोरियम बीचेस में सैंड पे खुला पड़ा हुआ है. जी हाँ. ये थोड़ी अजीब नहीं लगती सर बात कि इतना बड़ा रिसोर्स जो है वो खुले में पड़ा हुआ है, जो कोई भी ले जा सकता है? इंडिया ने हालांकि लॉ बनाया है कि कोई भी थोरियम को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बैन है थोरियम का एक्सपोर्ट, बट वो केरला उड़ीसा के बीचेस पे बिखरा हुआ है थोरियम. जी, थोरियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मोनाजाइट. मोनाजाइट नाम का एक मिनरल होता है. उस मिनरल में आपको थोरियम भी मिलेगा, उसमें आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलेंगे, सब काम की चीज़ें मिलेगी. तो ये जो मिनरल है मोनाजाइट, वो सदर्न इंडिया और ईस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे आपने कहा 1.07 मिलियन टन्स उपलब्ध है. दूसरे देश होते हैं जहाँ पे थोरियम थोड़ा बहुत अवेलेबल है, लेकिन उसको माइन करना पड़ता है धरती के अंदर से, खुदाई करनी पड़ती है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है. हमारे यहाँ बीचेस पे पड़ा हुआ है, और वो भी बहुत ही प्योर, मतलब रीजनेबली प्योर कंसंट्रेटेड फॉर्म में. तो ये ईश्वर की, भगवान की देन है भारत के लिए. वी हैव टू डू समथिंग विद इट. ये बहुत ही अच्छी चीज़ है भारत के लिए कि हमें उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा इतना ज़्यादा, वो बस खुले में पड़ा हुआ है. प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम नहीं आता है ऐसे में? वो भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि उसका कुछ दुरुपयोग ना हो, उसका कोई एक्सपोर्ट नहीं कर दे, वो सब भारत सरकार को अच्छे से देखना पड़ेगा. कोई और सर ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्स इतने खुले में अवेलेबल है और मिसयूज ना हुआ हो किसी और चीज़ में, किसी और कंट्री के साथ? ऑयल गल्फ में हर जगह उपलब्ध है, राइट? और ऑयल में क्या है कि ऑयल इज अ कमोडिटी इटसेल्फ. ऑयल को आप निकालो और बेच दो, उसको आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो आफ्टर लिटिल बिट ऑफ रिफाइनिंग. तो ऑयल ऐसा कमोडिटी है. थोरियम ऐसा कमोडिटी है कि उसको आप बेचोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि किसी के पास रिएक्टर्स नहीं है उसको यूज करने के लिए. तो जो एक्चुअल कमोडिटी है, दैट इज द रिएक्टर्स एंड द टेक्नोलॉजी which can then use thorium for energy. So one example is oil. Oil कितनी जगह, I mean गल्फ में कितना widely available है. ज़मीन से निकल आता है. ज़मीन से निकल के आता है, मतलब फुहारा निकल आता है कई बार, ऑयल का प्रेशर होता है. तो ये जो आपने बीच में एक बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि जिसके पास थोरियम रिएक्टर का टेक्नोलॉजी है वही वो टेक्नोलॉजी जो है यूज़ कर पाएगा, और शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी सप्लाई और थोरियम सप्लाई, ये डुअल अगर इंडिया जो है एक सप्लाई चेन बना पाए कि जहाँ पर वो कंट्रीज़ को थोरियम यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी और प्लांट लगाने में भी हेल्प कर रहा है और साथ में थोरियम सप्लाई कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन नहीं बन जाएगा कंट्री का? मैं सोचता हूँ भारत को कभी भी थोरियम एक्सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए. हमारे पास लगभग 400-500 साल तक की एनर्जी है विद द थोरियम दैट वी हैव. वी शुड नॉट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स. ओके, टेक्नोलॉजी हमें बनानी चाहिए और हमें अपने ही लिए उसका उपयोग करना चाहिए. वी शुड नॉट एक्सपोर्ट थोरियम. थोरियम इज नॉट अवेलेबल इन द क्वांटिटीज दैट ऑयल इज अवेलेबल. थोरियम फिर भी लिमिटेड रिसोर्स है. अगर हमारे पास 1 मिलियन टन्स है, उसको हमें सेफ गार्ड करना है. इट इज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर पीपल, ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर डिसेंडेंट्स. उसके लिए ही हमें उपयोग करना है. थोरियम हमें कभी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए. दैट्स माय ओपिनियन.
बट दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो एक जगह मैं ये भी पढ़ रहा था कि AI मॉडल कितना एडवांस्ड है, इसमें साइंटिफिक रिगर या टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आप कितना एनर्जी सप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जितना बड़ा बैच डेटा का आप प्रोसेस करा पाओगे उतना ज़्यादा मॉडल अपने आप सर्कुलर रेफरेंस के थ्रू स्मार्ट होता चला जाएगा. इसमें बहुत, और ये एंथ्रोपिक के CEO ने भी बोला कि अब हमारे नेक्स्ट स्टेज मॉडल्स हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल्स ही ट्रेन कर रहे हैं, वी जस्ट नीड टू कीप सप्लाइंग डेटा एंड पावर. क्या ये बात सही है? जी है. तो एसेंशियली अभी एंथ्रोपिक हैज रीच्ड स्टेज कि उनके जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है वो काफ़ी एडवांस्ड है. जो मिथोस है उसको तो उन्होंने रिलीज ही नहीं किया है टू द पब्लिक. उसको उन्होंने डाउनग्रेड करके फेबल बना के रिलीज किया था. उसको भी उन्होंने अभी बंद कर दिया है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उनके मॉडल्स अभी बहुत कैपेबल है. राइट नाउ जो एंथ्रोपिक मॉडल्स है दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. और अभी द मॉडल्स विल ट्रेन न्यू मॉडल्स. ये सिचुएशन आ गया है. AI is becoming a self-improving technology now. मैं अभी रिसेंटली जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे थे तो एक चीज़ पे सैंक्शन नहीं लगा, यूरेनियम के सप्लाई पे. मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है तुमने यूक्रेन पे अटैक करा, तुम पे सैंक्शन लगे, ये लगा, पर ठीक है चलो यूरेनियम जो है सप्लाई करते रहना. ऐसा क्या है रशिया का इतना बड़ा रिजर्व या इतना डोमिनेंस न्यूक्लियर पावर में कहाँ से आता है? जी, सबसे पहला रशिया के पास क्या एडवांटेज है कि उनके पास इतना बड़ा टेरिटरी है. ओके, लगभग आधा यूरेशिया, आधा तो नहीं लेकिन ह्यूज 12-13 टाइम जोन्स का टेरिटरी उनके पास. तो उनके पास जो भी किसी भी देश को जो भी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए सारे के सारे उपलब्ध है रशिया के अंदर. ऑयल है, गैस है, कॉपर है, आयरन ओर है, कोल है, केमिकल्स है, यूरानियम है, हर चीज़ है उनके पास. तो ये उनका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल. उनको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. दूसरा क्या है कि रशिया के पास एक जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस है ओवर सेंट्रल एशिया. वो सेंट्रल एशिया को रिगार्ड करते हैं एज देयर जोन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस. वहाँ पे किसी और को दे नॉट अलाउड टू एनक्रोच एंड ब्रिंग इन्फ्लुएंस इनटू देयर. तो रशिया के USSR जो हुआ करता था, देयर वाज अ टेरिटरी विच वाज पार्ट ऑफ USSR विच इज कॉल्ड कजाकिस्तान. और कजाकिस्तान में बहुत सारा यूरानियम अवेलेबल है एंड दैट इज सोल्ड बाय कजाकिस्तान टू रशिया ओनली. तो इसलिए रशिया के पास इतना बड़ा सोर्स है ऑफ यूरानियम. और वो जानते हैं उसको कैसे प्योरीफाई करना, उसको कैसे किस प्रकार से यूज़ करना, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं. उनके पास इतना यूरानियम है कि दे आर ऑल्सो हैप्पी टू एक्सपोर्ट द यूरानियम. सो दैट्स द एडवांटेज रशिया हैज़. और उन्होंने बहुत समय से ये टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है उन्होंने. आई थिंक रशिया वाज द सेकंड नेशन टू टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन, आई थिंक, राइट. पहला तो US था ऑब्वियसली, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, लेकिन रशिया वाज द सेकंड. तो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत ही उन्होंने उसको इटरेटिवली डेवलप किया है. सो दैट्स व्हाई दे आर अ डोमिनेंट पावर इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. सो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन्स आर्सेनल भी रशियन है, नॉट अमेरिकन. सो या अगर ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और थोरियम के फ्यूचर को देखा जाए तो एक बात आती है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर की. वो क्या होता है और वो उधर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर हमने डिज़ाइन किया है, अभी तक हमने बनाया नहीं है. वो स्टेज 3 रिएक्टर है. अभी हम जो रिएक्टर्स का उपयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. वो हमारे स्टेज 1 रिएक्टर्स है. उसमें क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का आइसोटोप आता है जिसको कहते हैं ड्यूटीरियम. तो पानी क्या है? इट इज H2O. यस. तो हैवी वाटर इज D2O, ड्यूटीरियम डाई ड्यूटीरियम ऑक्साइड. वो दैट इज हैवी वाटर. और उसमें क्या होता है कि अगर आप हैवी वाटर का उपयोग करोगे तो न्यूट्रॉन्स को आप थोड़ा स्लो कर पाओगे, दे विल नॉट गेट थर्मलाइज्ड, और उस प्रकार से आपका रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन अच्छे से चलेगा. तो दैट इज द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. उसमें जो मॉडरेटर है वो हैवी वाटर है. तो दैट इज आवर फर्स्ट स्टेज डिज़ाइन जिसको हमने काफ़ी अच्छे से परफेक्ट किया है एसेंचुअली. और जो एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है वो स्टेज 3 में आएंगे. जो स्टेज 2 का रिएक्टर है वो है लिक्विड सोडियम कूल्ड रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो अभी बना है. तो दैट इज स्टेज 2. और स्टेज 3 इज एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जिसमें हम क्या कहते हैं प्लूटोनियम को यूरानियम 233 और थोरियम का उपयोग करेंगे. उसमें हमें हैवी वाटर की जरूरत पड़ेगी, सेम काइंड ऑफ थिंग, बट इट्स गोइंग टू बी एडवांस्ड डिजाइन ऑफ द रिएक्टर. पर जैसा आपने कहा कि इसको हमने डिज़ाइन कर लिया है. हाँ, डिज़ाइन तो क्या होगा. तो इसको कितना समय आपको लगता है कि डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंटेशन में
वही 20-30 ईयर्स? आई थिंक इम्प्लीमेंट तो हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो फ्यूल नहीं है। हाँ, राइट, जब तक वो फ्यूल नहीं हमारे पास प्रॉपर मात्रा में नहीं आता, तब तक उसका वो बना के कुछ यूज नहीं है। हाँ। तो आई थिंक 10-20 साल तो लगेंगे फॉर द एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर फर्स्ट प्रोटोटाइप टू बी बिल्ट। अब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर होमी भाभा 1966 में एयर क्रैश नहीं हुआ होता तो शायद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, अगर वो 10 साल और होते। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि एल्प्स में जब बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट हुई है, ये मैं पढ़ रहा था कि 1966 का जो एयर क्रैश था, अब क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है एल्प्स में, तो इसके एक एक करके टुकड़े मिल रहे हैं। पर जो उधर लोकल कैफ़ेज़ हैं, जो लोकल्स हैं वहाँ के, वो उन इम्पॉर्टेंट एयर पीसेस को इकट्ठा करके वो ऐसे डिस्प्ले कर रहे हैं कि ये हमें वो पार्ट मिला है 1966 क्रैश से, और कैफ़ेज़ में लगा रहे हैं, और ये लोकल्स बेच रहे हैं इसको। अच्छा। डिस्प्ले कर रहे हैं। कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं दिखा उस एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन करने का। कभी उन्होंने प्रयत्न ही नहीं किया। 1966 में एक क्रैश हुआ और अब जाके मिल रहा है हमें उस क्रैश के जो अवशेष, जो रिमेन्स जो भी है। तो मतलब इतने साल तक उन्होंने प्रयास नहीं किया वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई एक्चुअली हुआ क्या, कोई सर्वाइवर्स थे कि नहीं। हाँ। या फिर सर्वाइवर्स नहीं थे फिर भी आप ब्लैक बॉक्स निकालो प्लेन का, आप जरा इन्वेस्टिगेट करो कि इस क्रैश का एक्चुअल रूट कॉज क्या है। ये कभी हुआ ही नहीं है। सो ये जानबूझकर एसेंशियली इन्होंने इसको सप्रेस कर दिया, इस चीज़ को परस्यू ही नहीं किया उन्होंने, विच इज़ वेरी सस्पिशियस, क्योंकि उसमें होमी भाभा थे इस प्लेन में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ द सेंचुरी। यस। एक कॉमन व्यूअर के हिसाब से जो सवाल आता है कि अगर जितना फ्यूल एक थोरियम रिएक्टर के अंदर जाता है उससे ज़्यादा अगर बाहर आता है, तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये सिर्फ 400 साल की एनर्जी है या 500 साल की एनर्जी है, ये सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म एनर्जी नहीं है क्या? क्योंकि जो देखिए ठीक है, एक रिएक्टर चलता है और वो एक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल को कंज्यूम करता है और वो उससे लेट्स से 4 या 5% एक्स्ट्रा फ्यूल बनाता है। तो वो फ्यूल हवा से नहीं आता है। उसके लिए आपको कुछ तो चाहिए जिसको आप फ्यूल बनाओगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो स्टेज 2 का रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसमें क्या होता है कि आप कोर में रिएक्शन करोगे, ओके, प्लूटोनियम का, और उसके आजू बाजू आप एक ब्लैंकेट में दूसरा मटेरियल डालोगे जो है यूरेनियम 238, जो इतना काम का नहीं है। हाँ। लेकिन उस यूरेनियम 238 अगर वो आपके पास नहीं है तो आप प्लूटोनियम बना नहीं पाओगे नया। सो यू हैव टू यूज समथिंग टू मेक समथिंग न्यू। यूरेनियम 238 इतना काम का नहीं है, लेकिन प्लूटोनियम काम का है। सो एज लॉन्ग एज यू हैव यूरेनियम 238 आप प्लूटोनियम बनाते रहोगे और फिर इवेंचुअली आप उस ब्लैंकेट में यूरेनियम को निकाल के थोरियम डाल दोगे ताकि हमें यूरेनियम 233 मिले। तो यू हैव टू टेक समथिंग एंड कन्वर्ट इट टू समथिंग एल्स। तो जो आपके पास वो जो इनिशियल प्रोडक्ट अगर नहीं है तो इवेंचुअली रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास जो थोरियम है 1.something मिलियन टन्स, वो भी लिमिटेड रिसोर्स है, वो 400-500 साल चल सकता है। इसलिए दो मत किसी को। हाँ, मत दो किसी को, वो अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। और ये जो फास्ट ब्रीडिंग हो रहा है उसके लिए भी आपको वो मटेरियल चाहिए, उसके बिना फास्ट ब्रीडिंग नहीं होता है। एक कमाल की चीज़ मैंने पढ़ी कि उन 400 साल के आगे की भी प्लानिंग हो रही है जो कि इसरो कर रहा है, जो हीलियम 3 पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ये चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था वो हीलियम 3 से कैसे जुड़ा हुआ है और हीलियम 3 का क्या फ्यूचर है? हीलियम 3 की एनर्जी में इतनी बात क्यों होती है? तो सबसे पहले ये हीलियम 3 क्या होता है? हाँ, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है और बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन में क्या होता है कि उसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और उसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। हीलियम का एटॉमिक वेट है 4, तो उसमें उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड हीलियम 4। लेकिन कुछ हीलियम के आइसोटोप, कुछ हीलियम के एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 के बजाय एक ही न्यूट्रॉन होता है, ओनली 1 न्यूट्रॉन। तो उसका वेट होता है एटॉमिक वेट 3, तो उसको कहते हैं हीलियम 3। अभी हीलियम 3 पृथ्वी के ऊपर बहुत ही रेयर है, ओके। पूरी पृथ्वी के ऊपर लगभग 200-300 किलो हो गए
हीलियम 3 के, सिर्फ 200-300 किलो। और उसके लिए भी मैं पढ़ रहा था बहुत एडवांस बिडिंग चलती है कंपनीज की, बहुत ही, क्योंकि इतना रेयर रिसोर्स है वो। हाँ। और ये बनता कैसे? फ्रॉम द डीके ऑफ ट्रिटियम विच इज यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स एंड सो ऑन। ओके, तो इस प्रकार से बनता है। तो भारत नहीं, पृथ्वी के ऊपर बहुत ही कम हीलियम 3 है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मून के ऊपर बहुत हीलियम 3 हो सकता है। हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन थियोरेटिकली होना चाहिए। क्या है कि जो मून है उसका जो सरफेस टॉप सॉइल है, जिसको रेगोलिथ कहते हैं, इट हैज बीन बॉम्बार्डेड बाय सोलर विंड। सोलर विंड मतलब सन से निकलते हुए चार्ज पार्टिकल्स, प्लाज्मा, ये सब है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से मून का जो सरफेस है उसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं। और इसके कारण से यू कुड हैव लॉट्स ऑफ हीलियम 3 ऑन इन द टॉप सॉइल ऑफ द मून। लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मे बी 1 or 2 पार्ट्स पर बिलियन। अगर आप 1 बिलियन किलो लोगे या बिलियन ग्राम्स लोगे तो शायद 1-2 ग्राम निकलेगा आपके पास। वो भी बहुत है, आप कह रहे हो, एज कम्पेयर टू अर्थ। और एज कम्पेयर टू अर्थ बहुत हो सकता है। हाँ। हमारे पास एविडेंस नहीं है। आज तक हमारे पास 100% एविडेंस नहीं है कि मून के ऊपर कितना हीलियम 3 है। लेकिन थियोरेटिकली इफ यू अंडरस्टैंड फिजिक्स यू विल नो कि हीलियम 3 होना चाहिए। लेकिन कितना हमें पता नहीं है। तो चंद्रयान 1 ने क्या किया था? उसने सबसे पहली बार मून के ऊपर पानी डिस्कवर किया था। इट वॉज चंद्रयान 1 दैट डिस्कवर्ड वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 2 का मुझे पता नहीं है। चंद्रयान 3 ने कुछ ड्रिलिंग किया था, जो विक्रम लैंडर था उसने कुछ ड्रिलिंग किया था। लेकिन उसमें आई डोंट थिंक इट वाज लुकिंग फॉर हीलियम 3। तो आज तक हमारे पास 100% ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि देयर इज अ लॉट ऑफ हीलियम 3 ऑन द मून। थियोरेटिकली हम सोचते हैं कि बहुत सारा होना चाहिए। इट इज बिलीव्ड कि देयर इज अ लॉट ऑफ हीलियम 3 ऑन द मून, लेकिन फिर भी उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। टोटल मे बी मिलियंस ऑफ टन्स हो सकता है। लेकिन अगर आप उसका कॉन्सेंट्रेशन देखोगे, इट मे बी 1 or 2 पार्ट्स पर बिलियन। तो मतलब आप बिलियन किलोग्राम्स निकालोगे मून के सॉइल का, ओके, तो उसमें 1-2 किलो निकलेगा हीलियम 3 का। तो उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आप? इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, लेकिन हीलियम 3 का महत्व क्या है? व्हाई इज एवरीबॉडी लुकिंग फॉर हीलियम 3? हाँ। ये क्वेश्चन है। देखिए, हम अभी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, दैट इज फिशन रिएक्शंस। फिशन मतलब आप एक न्यूक्लियस को तोड़ोगे विद अ न्यूट्रॉन, उसमें से ऊर्जा निकलेगी। तो फिशन का उल्टा ऑपोजिट प्रोसेस है फ्यूजन। तो फिशन में क्या होता है? आप बड़े बड़े न्यूक्लियस को तोड़ोगे, हेवी न्यूक्लिया को तोड़ोगे, उसमें से ऊर्जा निकलती है। फ्यूजन में होता है कि आप लाइट न्यूक्लियाई को फ्यूज करोगे। तो सन जो है, सूर्य की का जो प्रकाश आता है, उसका जो एनर्जी आता है, वो फ्यूजन रिएक्शन से आता है। सन के कोर के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लिया आर गेटिंग फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। और जो इसका जो बाय प्रोडक्ट जो है वो ऊर्जा है, इट इज मच मोर देन अ फिशन रिएक्शन। ओके, तो अभी पृथ्वी के ऊपर हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स प्रयत्न कर रहे हैं कि हम फ्यूजन को भी एक वायबल टेक्नोलॉजी बनाए। तो वो क्या करते हैं कि ड्यूटेरियम ट्रिटियम के एटम्स को, के न्यूक्लियस को फ्यूज करने का प्रयास करते हैं। अभी तक वी डोंट हैव अ प्रॉपर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। मे बी 10-20 ईयर्स में आ जाएगी। अगर आप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के न्यूक्लियस को फ्यूज करोगे तो उसमें से न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो सब निकलेगा। और वो न्यूट्रॉन्स के निकलने से क्या होगा कि आपका जो रिएक्टर है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। इट विल बिकम रेडियो एक्टिव, विच इज नॉट गुड। उसके बाय प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। लेकिन उसके इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम, अगर आप ड्यूटेरियम को और हीलियम 3 को फ्यूज करोगे तो उसमें से ऐसे न्यूट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, उसमें से चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलेंगे। एंड यू कैन यूज दोज चार्ज पार्टिकल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और रेडिएशन बहुत कम होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रेडिएशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस रिएक्शन में ड्यूटेरियम का भी फ्यूजन होगा, तो थोड़ा बहुत न्यूट्रॉन्स निकलेगा, लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट एज द अदर रिएक्शन। तो हीलियम 3 इज अ ग्रेट फ्यूल फॉर फ्यूचर फ्यूजन रिएक्टर्स। फ्यूचर मे बी 20-30 साल के अंदर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी। तो अब तब तक अगर हमारे पास हीलियम 3 का सोर्स है, देन वी विल बी एबल टू यूज इट। तो ये है, इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंग। परहैप्स कदाचित 20-30 वर्ष में वो टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध होगी फॉर द फ्यूजन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और उसमें अगर हम हीलियम 3 डालेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ पावर। ये है, इट इज ऑल स्पेक्यूलेटिव, इट इज ऑल इन द फ्यूचर। सो चंद्रयान 3 जब साउथ पोल पे जाने वाला सबसे पहला मिशन बनता है
और 2 दिन से रशिया को बीट करता है उसमें, और रशिया पहुंच भी नहीं पाया था जो लूना 25 था। तो क्या ये मानना सही होगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग से हमारे को मून के उस पीस ऑफ लैंड का थोड़ा राइट मिलता है? नहीं। तो हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि अगर हीलियम 3 की टुवर्ड्स दुनिया बढ़ गई तो हम कैसे ये इंश्योर करेंगे कि हमें एक मून के ऊपर जगह हो जहां से हम हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट कर पाए? ठीक है, पहली बात यह है कि चंद्रयान 3 साउथ पोल पे नहीं लैंड हुआ था, साउथ पोल रीजन में लैंड हुआ था, क्योंकि साउथ पोल के पास लैंड हुआ था, लेकिन नॉट ऑन द साउथ पोल। लूना जो लूना स्पेसक्राफ्ट था वो 3-4 दिन पहले क्रैश हुआ था, बिफोर चंद्रयान 3 लैंडेड। अभी अगर चंद्रयान 3 को लेट्स से फ्यूचर चंद्रयान 4 या 5 या 6 जो भी है, उसको अगर हीलियम 3 के लिए प्रोस्पेक्टिंग करना है, इट डजंट हैव टू लैंड नियर द साउथ पोल, वो कहीं पे भी लैंड कर सकता है। साउथ पोल का अलग अट्रैक्शन है। व्हाई इज द साउथ पोल इंपॉर्टेंट? ये बड़ा प्रश्न है। नॉट बिकॉज ऑफ हीलियम 3। हीलियम 3 पूरे मून के ऊपर है, अगर होगा तो पूरे मून पे ऊपर होगा। साउथ पोल में पानी है। पानी इज मोर प्रेशियस देन गोल्ड इन स्पेस। लेट मी एक्सप्लेन क्यों। अगर आपको स्पेस मिशन विथ ह्यूमन बीइंग्स भेजना है कहीं पे, यू दे हैव टू कैरी वाटर। यस, पानी के बिना तो मर जाएंगे। अगर 7 दिन का मिशन है तो आपके पास 10 दिन का पानी होना चाहिए एटलीस्ट, या फिर 12 दिन का होना चाहिए। पानी बहुत भारी होता है। इफ यू वांट टू लॉन्च अ रॉकेट, उसमें पानी आप भरोगे, सोचिए कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाएगा। करेक्ट। अगर मून के ऊपर पानी है, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर, तो फिर आपको वो पानी लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो साउथ पोल में क्या है कि वहां पे कुछ क्रेटर्स है जो परमानेंटली शैडोड है, वहां पे सनलाइट आता ही नहीं है, और उन क्रेटर्स के अंदर बहुत सारा पानी है, ऐसा हमें इंडिकेशंस मिला है। तो इट इज पॉसिबल कि साउथ पोल रीजन में मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर उपलब्ध होंगे। नॉर्थ पोल में नहीं है, ये सिर्फ साउथ पोल में है। सो दैट इज व्हाई एवरीबडी वांट्स टू गो टू साउथ पोल। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास पानी है, आप उसको डिसोसिएट करके यू कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन, H2O O है उसमें। So you can make oxygen from water by dissociating it through electrolysis of whatever process. तीसरी बात है कि अगर आपने पानी को स्प्लिट किया, H2O को स्प्लिट किया, आपको हाइड्रोजन में मिला, ऑक्सीजन में मिला। दिस इज रॉकेट फ्यूल। तो आप रॉकेट फ्यूल भी बना सकते हो ऑन द मून। आपको अर्थ से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन सेंड अ वन वे मिशन टू द मून, और वो मिशन मून पे ही नया रॉकेट फ्यूल बनाएगा। इट विल गो वेयरएवर इट वांट्स। सो यू हैव ड्रिंकिंग वाटर, यू हैव अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, you also have source of rocket fuel. और क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ से लॉन्च करना बहुत आसान होगा। तो आप मून तक पहुँचो, वहाँ से अपने आप को रिफ्यूल करो, पानी लो, ऑक्सीजन लो, और हाइड्रोजन से टैंक भरो, एंड देन यू टेक ऑफ। या फिर अगर आपको 6 महीने रहना है मून पे ऊपर, क्योंकि लेट्स से आपको माइनिंग करना है फॉर मिनरल्स, या फिर आपको माइनिंग करना है फॉर हीलियम 3, तो आपको अगर एक परमानेंट बेस बनाना है, तो वहाँ पे अगर पानी उपलब्ध है तो बस और क्या चाहिए। तो इसलिए हर कोई वहां जाना चाहता है साउथ पोल के ऊपर। एंड भारत वाज द फर्स्ट नेशन टू लैंड देयर। लेकिन उससे हमारा कोई टेरिटोरियल राइट नहीं बनता है। टेरिटोरियल राइट किसका बनता है? हु कैन स्टे देयर परमानेंटली। हमने एक मिशन भेजा, विक्रम ने लैंड किया वहां पे, और 14 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ द टेक्निकल कंसिडरेशंस। तो that was just one attempt to go there. It's like the Vikings went to North America but lost North America. उस प्रकार का है। तो अगर आपको टेरिटरी चाहिए, you have to be able to hold the territory. यानी कि आपको बेस बनाना पड़ेगा, आपको बेस, परमानेंट बेस बनाना पड़ेगा, और उसको आपको रिंग फेंस करना पड़ेगा। एंड इफ रिक्वायर्ड यू शुड बी एबल टू डिफेंड इट विद वेपन्स इन द फ्यूचर। तो इस तरह से टेरिटरी बनती है। वहां पे लैंड करने से टेरिटरी नहीं बनती अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम फ्यूचर देखें, 30-40 साल आगे देखें, एक चीज तो सर्टेनली नजर आ रही है कि ये बोला जाता है कि ऑयल भी 30-40 साल का ही सप्लाई बचा है हमारे पास, बट ऑयल से हम सर्टेनली एज अ सिविलाइजेशन मूव अहेड करेंगे। अब वो हम हीलियम के डायरेक्शन में जाएंगे या थोरियम के डायरेक्शन में जाएंगे, वो शायद डिपेंड करेगा कि कौन सी कंट्री अपनी R&D में कितने पैसे लगा पा रही है और कौन सी टेक्नोलॉजी को एडवांस करा जा रहा है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में भी ये देखा है कि जो टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल होती है एक कंट्री के डोमिनेंस के लिए, उसी में R&D जाता है। जी हाँ। अगर इंडिया को थोरियम का डोमिनेंस बनाना है तो क्या क्या अच्छा हो सकता है, यह हमने बात करी। क्या क्या गलत हो सकता है? वॉट कैन गो रॉन्ग फॉर इंडिया? नथिंग मच। थोरियम ऐसा कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। सो अगर आपके पास थोरियम रिएक्टर है, उससे उसके जो बाय प्रोडक्ट्स है, उससे आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते।
लेकिन प्लूटोनियम से बना सकते हैं, विच इज स्टेज 2. ओके, तो व्हाट कैन गो रॉन्ग? नथिंग मच, एज लॉन्ग एज यू हैव गुड इंजीनियर्स, गुड टेक्नीशियंस, आपका रिएक्टर्स अच्छे से चलेंगे, कोई इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है. आई डोंट सी एनीथिंग गोइंग रॉन्ग विद इट. तो यानी आर यू मेकिंग अ प्रेडिक्शन दैट इंडिया नेक्स्ट 30 ईयर्स में एक ग्लोबल सुपर पावर होगा, या कम से कम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट तो होगा ही? मैं ये सोचता हूँ कि नेक्स्ट 50 ईयर्स में इंडिया विल बिकम अ मेजर थोरियम न्यूक्लियर पावर. मतलब मेजर पावर दैट मेक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थोरियम. सेल्फ सफिशिएंट कंप्लीटली हो जाएगी एनर्जी में. इट विल डिपेंड ऑन वेदर वी फाइंड ऑयल एंड गैस. क्योंकि अगर आपको एयरक्राफ्ट चलाना है, यू कैंट यूज थोरियम. अगर आपको एसेंशियली फाइटर प्लेन्स, एयरक्राफ्ट, ये सब अगर आपको चलाने हैं तो यू कैन नॉट यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर दैट. तो आई थिंक अभी भी फॉसिल फ्यूल्स फॉर दिस सेंचुरी रिलेवेंट रहेंगे मेरे ओपिनियन में. और भारत को उस क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट होना ही पड़ेगा इन वन वे और द अदर. हमें वी विल हैव टू डिस्कवर आवर ओन ऑयल एंड गैस विद इन आवर टेरिटोरियल वाटर्स और आवर टेरिटोरियल एरिया. लेकिन थोरियम में बहुत डेफिनेटली पोटेंशियल है, एंड थोरियम कैन सॉल्व ऑल आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स. क्या ये 30 साल में होगा? नहीं. 50 साल में होगा तो मैं बहुत खुश होगा. डेफिनेटली बाय 2070s होना चाहिए. आई विल बी वेरी होपफुल. दैट्स हाउ आई सी इट. एंड ऑयल एंड गैस में सर आपको लगता है कि कुछ बचा है एक्सप्लोर करने के लिए? डू यू थिंक इंडिया कैन टुमारो फाइंड सम हिडन रिजर्व ऑफ ऑयल एंड गैस? ये पोटेंशियल है अभी, या जितना ढूंढ सकते हैं हम ढूंढ चुके हैं? मेरा मानना यह है कि हमने कुछ प्रयास ही नहीं किया कुछ ढूंढने का भारत के अंदर. वी हैव बीन एक्सट्रीमली लेजी. इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, पूरा सब कॉन्टिनेंट हमारा नहीं है आज, लेकिन इतना बड़ा भारत है आज, नेशन स्टेट ऑफ इंडिया. हमने कहाँ डिगिंग किया है, हमने कहाँ ड्रिलिंग किया है ऑयल के लिए? इतना बड़ा अंडमान बेसिन है, आज जाकर हम शुरू कर रहे हैं ड्रिलिंग 2-3 जगह पे, और ऑलरेडी गैस निकल के आया. मुझे लगता है, मेरा मानना यह है कि हमारे पास बहुत पोटेंशियल है. हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में, स्पेशली ऑफशोर में, बहुत ऑयल एंड गैस होगा. लेकिन वी हैव नेवर बॉदर्ड टू डू एनीथिंग, क्योंकि भाई फॉरेन से आ रहा है, खरीदते रहो. लेजीनेस. बट ये साइंस इस बात को सपोर्ट करता है कि अगर हम हिस्ट्री देखें, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है या समझा है, ऑयल की हिस्ट्री 50 मिलियन साल पे जाती है कि कैसे ऑयल फॉर्म हुआ, कैसे डिपॉजिट हुआ, और क्यों स्पेसिफिक कंट्रीज में ऑयल मिलता है. उस लेंस से अगर हम देखें तो क्या हमें साइंस सपोर्ट करती है इस बात को कि इंडियन ऑफशोर वाटर्स में ऑयल होना चाहिए? गुड क्वेश्चन. ऑयल का ओरिजिन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. और ऑयल के ओरिजिन के बारे में थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, साइंटिफिक कंट्रोवर्सी. देखिए, जो हमें पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक्स में, ये है कि बहुत पुराने हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉरेस्ट्स थे और एनिमल्स थे जिनकी मृत्यु हो गई, और वो सब दब गए अर्थ के नीचे, और फिर उनके बॉडीज़ के जो अवशेष थे उसमें से ऑयल बन गया. दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड थियरी. लेकिन और भी थियरीज है, लाइक द एबायोजेनिक ओरिजिन ऑफ ऑयल, मतलब थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑयल उत्पन्न होता रहता है. दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. एग्जैक्टली कैसे होता है वी नॉट श्योर, बट इट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो अगर ऑयल नेचुरली उत्पादित होता रहता है, then you could have essentially a forever source of oil unless you exploit it too much. और जो भारत का जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसका जियोलॉजिकल अगर आप देखोगे सर्वे, इट इज़ वेरी सिमिलर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेर यू हैव ऑयल एंड गैस दैट कम्स आउट, राइट. तो जो फॉर एग्जांपल अंडमान बेसिन इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेस. उसके पास ही म्यांमार का टेरिटरी है, ऑफशोर टेरिटरी, जहाँ पे ऑयल एंड गैस मिलता है. सो म्यांमार हैज ऑलरेडी डन दैट. बर्मा इतना पुअर देश है, उन्होंने ढूंढ निकाला ऑयल एंड गैस, और हमने नहीं ढूंढा. So I think भारत के पास बहुत पोटेंशियल है to become completely self-sufficient in terms of oil and gas. I think next 5-10 years में बहुत कुछ मिल सकता है if we are serious about that. ये सबसे बड़ा रेवलेशन मेरे लिए एटलीस्ट कि हम वाइल फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग ऑयल टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर भी हम बहुत कुछ हमारे लिए करना बाकी है, और अंडमान निकोबार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है. जी हाँ. So
और इसीलिए शायद गवर्नमेंट इतना काम करने की कोशिश कर रही है अंडमान निकोबार में, वहाँ पर मिलिट्री बेस की भी बात हो रही है, थोड़े से एनवायरमेंटल कंसर्न्स आते हैं वहाँ पर, बट आपका क्या टेक है एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे? देखिए, ह्यूमन प्रोग्रेस इज ऑलवेज गोना हैपन एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी यूएस ने और इजराइल ने ईरान के ऊपर वॉर छेड़ दिया, उन्होंने कुछ पूछा क्या, व्हाट इज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दिस वॉर? नहीं, जब करना होता है कुछ तो कर लेते हैं, बाद में दूसरों को भाषण देंगे, भाई आप कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सोचो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन प्रोग्रेस विल ऑलवेज कम एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। भारत एक बहुत ही गरीब देश है आज भी, हमें अपने पूरे पॉपुलेशन को वी हैव टू ब्रिंग देम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड मेक देम प्रॉस्परस। एक बार ये हम कर लेंगे, वी विल रिपेयर द एनवायरनमेंट। हमारा कल्चर ये ऐसा है कि वी लव द एनवायरनमेंट, हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो इस समय हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स करने ज़रूरी है वो हमें करने चाहिए। अगर अंडमान में हमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन करना ज़रूरी है तो हमें करना चाहिए। अगर वहाँ पे मिलिट्री बेस, एयर बेस, नेवल बेस बनाना ज़रूरी है या फिर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना ज़रूरी है, वी शुड मेक इट। इट इज़ नेशनल सिक्योरिटी ट्रम्प्स एवरीथिंग एल्स। सबसे आगे नेशनल सिक्योरिटी आता है, बाद में एनवायरनमेंट देखो, कुछ और देखो। तो मेरे ओपिनियन में ये करना बहुत ज़रूरी है। सो 3 pathways to India's energy sufficiency: oil itself, thorium और फिर helium. Helium is a speculative thing right now, but yes, it could become important in the future अगर हम स्पेस प्रोग्राम के ऊपर अच्छे से एम्फोसिस देंगे तो। जिस पे हम एक पॉडकास्ट करेंगे इसरो पे और उस पे उस टॉपिक पे आएंगे। पर सर बहुत मज़ा आया मेरे को ये पॉडकास्ट करने में, एंड बहुत सारी लेयर्स डिटेल आउट हुई। सो थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट फन। थैंक यू।